मैं नहीं पढ़ अक्षय मत रही। करो ऐसा। मैं नहीं पढ़ रही। अच्छा चलो यार। क्लेवर लाइक फॉक्स। और क्या है दूसरा वाला? ब्रेव एज लायन। सही है भाई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पीएलआई फॉर वाइट गुड्स, एयर कंडीशनर्स एंड एलईडी लाइट्स मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, boosting domestic manufacturing and attract large investments in white goods, manufacturing value chains, removing sectoral disabilities, creating economies of scale, enhancing exports, creating a robust component ecosystem and employment generation. तो वाइट गुड के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी कोई भी प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में क्या ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जॉब जनरेशन हो, है ना, कैपेसिटी इंक्रीज करें, और है ऑब्जेक्टिव के खत्म। ठीक है। Salient features. The scheme will be implemented by Department for Promotion of Industry and in oh my god. हाँ जी. The scheme will be implemented by Department for Promotion of Industry and Internal Trade. The scheme will be implemented over financial year 2021 to 2022 to financial year 2028 to 29 with a budgetary outlay of rupees 6,238 crore. ठीक है, तो स्कीम 8 साल के लिए चलेगी और काफ़ी बड़ी अमाउंट है। सपोर्ट अंडर स्कीम विल बी प्रोवाइडेड टू कंपनीज एंटिटीज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड एलईडी लाइट्स। तो वाइट गुड्स वाले जो कंपोनेंट्स बनाते हैं उनको सपोर्ट दे रहे हैं ये। Incentive. An incentive of 4% to 6% on incremental sales net of taxes over the base year of goods manufactured in India and covered under target segments to eligible companies for a period of 5 years subsequent to the base year and one of the gestation periods. समझ लगा किसी को ये? तो रोज आएगा। किसी को पता चला ये? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसको। एलिजिबिलिटी, incentive under scheme shall be provided to companies making brownfield or greenfield investment for manufacturing in target segments in India. ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड तो डिस्कस हो गया था मेरे ख्याल से। आई थिंक ये फर्स्ट स्कीम भी है जिसके अंदर ब्राउन फील्ड देख रहे हैं, तो अब तक ग्रीन फील्ड के लिए था। ओके ओके। तो ब्राउनफील्ड वही ना कि जब ग्रीनफील्ड तो वो होता है कि उनको स्टार्टिंग से दोबारा से वेरी स्टार्ट करना पड़ता है और ये मतलब चढ़े चढ़ाई पे आ जाएंगे। Then eligibility of companies shall be subject to their meeting the pre-qualification criteria for different target segments. ठीक है। Pre-qualification criteria. Eligibility shall be subject to thresholds of cumulative incremental investment and incremental sales of manufactured goods as distinct from traded goods over the base year for the respective year और base year है 2019 to 20। तो 2019 टू 20 से क्या देखने वाले हैं? थ्रेशोल्ड ऑफ क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इंक्रीमेंटल सेल्स, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट वही होता ना कि मतलब मार्केटिंग। आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इंसेंटिव मिल रहा है तो आप लेके बैठ गए उसको। आपको उसके लिए रेगुलर काम करते रहना पड़ेगा। मतलब सपोज अगर आपने और इंक्रीमेंटल सेल का ये मतलब हुआ कि सपोज आज आपने 10 बनाए थे, ठीक है, तो अब आपको इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आप 11वां अगले दिन 11वां एक और एक्स्ट्रा बनाओगे, ठीक है। ओके तो उस ठीक है। बेसिस पे है कि प्रोडक्शन को अपन इंक्रीमेंट करें, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल है उसको रियलाइज करें। ओके ओके ठीक है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर रख रखी है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ दिस क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंटल सेल्स, इसका बेस ईयर होगा 2019 टू 20 और फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22 and the first year of incremental sale will be financial year 2023 22 to 23. Actual disbursement of PLI for respective year will be subsequent to that year. ठीक है। और जो ऊपर पॉइंट छोड़ के हैं वो दिखाना।
over the base year of goods manufactured in India and covered under target segment to eligible companies for period of 5 year subsequent to base year। और मतलब पूरी 8 साल की स्कीम है, उन्होंने नीचे वो पूरा बता रखा है कि उन्होंने बेस ईयर 2019 टू 20 लिया है, उसके लिए उन्होंने इंक्रीमेंटल जो क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए वो 2021 ले रखा है, और उसके लिए सेल्स के लिए 2022 टू 23 ये वाली साइड होगी। उसके बाद इन्होंने जब अपना देना इंसेंटिव वो 5 साल के लिए देना मतलब टोटल 8 साल थे ना, 3 तो इसी में चले गए, 5 साल जो रह गए उसमें इन्होंने तोड़ना है, और उसके बाद जो 1 साल बच रहा है जेस्टेशन पीरियड में मतलब इंसेंटिव देने हैं। यही है ना इसका मतलब? टोटल 8 साल थे, 2 उसमें कंज्यूम हो गए नीचे वाले खंड में इंक्रीमेंटल सेल और उसमें इन्वेस्टमेंट में, और बाकी जो 6 साल है उसमें उन्होंने तोड़ के पहले 5 साल में इन्वेस्टमेंट मतलब इंसेंटिव देना, और फिर जो बचता है एक जेस्टेशन पीरियड का करना नीचे। The scheme is fund limited and even in case of overachievement, the total payout of incentive would be capped at amount approved by cabinet। तो ठीक है, मतलब खुले पैसे नहीं देने उन्होंने, जितना मतलब अगर ज़्यादा भी अचीव कर लोगे तो टोटल पे आउट ऑफ इंसेंटिव वुड भी जितना उन्होंने पहले केप कर रखा है। द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज चेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी विल मॉनिटर द पीएलआई स्कीम। ये ईजीओस क्या करते हैं, ये वही देखते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट वगैरह आती रहे। मतलब वो ये कभी भी एम्पावर्ड ग्रुप बना सकते हैं। तो अभी अपन आई थिंक पॉलिटी में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा था, वैसे ही एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी बनाया है कि मतलब वो फास्टर डिसीजन ले सके, बार बार कंसल्टेशन करने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप बनाया। ठीक है, मतलब डिसीजन टेकिंग पावर ऑलरेडी है। ठीक है। तो क्या था इसकी समरी? पहले वही ऑब्जेक्टिव है कि अपन अपन वो आत्मनिर्भर हों, अपना इन्वेस्टमेंट लेके आए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन वगैरह की तरफ जाएं। फिर DPIIT जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, 8 साल की स्कीम है, वाइट गुड्स पे स्कीम है, 4 से 6% इंक्रीमेंटल सेल्स वगैरह काउंट करके उन्होंने इंसेंटिव देने हैं, टोटल 6 साल देने हैं, 5 पहले, बाद में एक जेस्टेशन पीरियड में। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड दोनों अलाउड है, और एलिजिबिलिटी का जो ये बता दिया पूरा बेस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 20 है, और इंक्रीमेंटल सेल्स और इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट वो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। और स्कीम जो है उसमें जितने सरकार ने सोच रखे हैं कि पैसे देने हैं उतने, अगर आप बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हो तब भी फंड उन्होंने उतना ही करना है, और जब उनका दिल करेगा तो वो ईजीओस बना लेंगे। ये वाइट गुड्स और कौन से गुड्स होते हैं? पिंक गुड्स या ऐसे कुछ होते हैं ना? मेरे ख्याल से ब्राउन बोलते हैं उनको शायद, मतलब नहीं, ब्राउन ग्रीन तो इन्वेस्टमेंट है। गुड्स होते हैं ना जिसमें एक एसी कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स, वॉशिंग मशीन। हाँ, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, ये वो वाइट चीज़ें। लग्जरी आइटम शायद होते हैं ना, लग्जरी आइटम हाँ। जो वाइट गुड्स में आते हैं। आई थिंक इसमें थोड़े लार्ज अप्लायंसेस होते हैं ना वाइट गुड्स में, जैसा वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, तो आई थिंक ये है। इसमें सर जीएसटी भी 28% होता है मोस्टली। हाँ, और बट इस पीएलआई के अंदर भी स्पेसिफिक गुड्स ही दिए गए, एक बार वो देख लेते हैं। पीएलआई तो आई थिंक 10-12 सेक्टर्स के खोल दिए ना, तो वो अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो वाइट गुड्स होते हैं वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी। ब्राउन गुड्स होते हैं सीविंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैंस, माइक्रोवेव ओवन्स, मिक्सर एंड ग्राइंडर, राइस कुकर्स, क्लीनिंग इक्विपमेंट एंड अदर डोमेस्टिक अप्लायंसेस। फिर होते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, टेलीविजन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, सीडी, डीवीडी, डिजिटल कैमरा, कैमकॉर्डर्स। ठीक है। ठीक है। माइक्रोवेव ओवन्स और ये सब ब्राउन गुड्स में आते हैं। वाइट गुड में सिर्फ 3 ही आते हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एंड एसी। ठीक है। गौरव, आवाज बहुत आवाज बहुत स्लो आ रही है मेरी, मतलब बहुत वॉल्यूम कम है। अभी आई क्या? अभी भी कम है। मतलब सुनाई दे रहा है ना? हाँ, मतलब ये पूछ रहा था कि इसको सेंट्रल सेक्टर बोलेंगे या कौन सा?
सेंट्रल सेक्टर है ये, सारी स्कीम जितने भी है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, सारा का सारा पैसा सेंटर दे रहा है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। कोई पढ़ेगा इसको? Startup India Seed Fund Scheme. Objective: to provide financial assistance to startups for proof of concept, prototype development, product trials, market entry, and commercialization. This would enable these startups to graduate to a level where they will be, scroll please, there where they will be able to raise, scroll, investment from angel investors or venture capitalists, or seek loans from commercial banks or financial institutions. ऑब्जेक्टिव यही है कि फिर इनके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज वगैरह हैं, प्रूफ कॉन्सेप्ट, ये क्या है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कोई प्रोटोटाइप या कोई इनकी प्लानिंग या कमर्शलाइजेशन करने की या मार्केट एंट्री में, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको दी जाएगी और स्टार्टअप टू ग्रेजुएट टू अ लेवल वेयर दे विल बी एबल टू रेज, और मतलब वो उस लेवल तक आ जाएं कि वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं एंजल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके, वेंचर कैपिटलिस्ट को, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मतलब पैसे वैसे इकट्ठे करके अपने आइडिया के बेस पे अपना काम चला सके। Eligibility for startup: every DPIIT recognized startup who meets the following criteria: it must not be more than 2 years old and must not have received more than rupees 10 lakh of monetary support excluding prize money from the central state government। तो ठीक है, स्टार्टअप है तो 2 साल से पुरानी होनी नहीं चाहिए और 10 लाख से ज़्यादा मॉनेटरी सपोर्ट लिया ना हो कहीं से। must not have received more than rupees 10 lakh of monetary support, ठीक है, from any of the government. They are expected to have business idea to develop a product or a service with market fit, viable commercialization and scope of scaling with technology as the core। तो ठीक है, बिजनेस आइडिया लेके आओ जो आपका चल भी सके, जो वो कमर्शियलाइज हो सके। Preference to startup in sector like social impact, waste management, water management, financial inclusion, education, agriculture, food processing, biotechnology, healthcare, energy, mobility, defense, space, railways, oil and gas, textiles and among others। तो जिनका कोई सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, ये उन्होंने पूरी डिटेलिंग दे दी है। इसमें अगर आपके पास कुछ बढ़िया सा दिमागी आइडिया है तो। एलिजिबिलिटी फॉर इंक्यूबेटर्स: इंक्यूबेटर्स मस्ट बी लीगल एंटिटी, कोई सोसाइटी, ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी। इट शुड हैव बीन ऑपरेशनल फॉर at least 2 years on the date of application to the scheme. It must have facilities to seat at least 25 individuals. It must have at least 5 startup undergoing incubation physically on the date of application. इंक्यूबेटर्स वही होते हैं ना जो आपको मतलब जैसे ये होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, मतलब इन्होंने भी सपोर्ट ही करना है, मॉनेटरी सपोर्ट करना ना। They give the infrastructure करेक्ट, for the startups. इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, मतलब स्पेस देते हैं उनको, ताकि वो छोटा, मतलब क्या होता है कि स्टार्टअप्स के पास इतना फंड नहीं होता तो अपना ऑफिस वगैरह ले नहीं सकते, या उनको थोड़ी टेक्निकल गाइडेंस चाहिए होती है, तो उस चीज़ में इंक्यूबेटर्स उनका हेल्प करते हैं। ठीक है। सेलिएंट यार फीचर, ये जो ईयर्स था वो 2 इयर्स था कि पहले 10 था ना शायद डेफिनेशन में, किसी को याद ये है क्या स्टार्टअप इस के फंड के डेफिनेशन? लिए, सिर्फ इस फंड के लिए, हाँ वो स्टार्टअप का डेफिनेशन होता है। वो स्टार्टअप के लिए क्राइटेरिया 10 साल अभी भी आई थिंक, ये सिर्फ इस स्कीम के लिए है, सीड फंड। ठीक है। salient feature, the scheme was announced at Prarambh Startup India International Summit। किसी को कुछ इस पे टिप्पणी करनी है इस समिट पे? Rupees 945 crore seed fund will be disbursed to eligible startups through eligible incubators across India in 2021 to 2025। ठीक है। An expert advisory committee (EAC) will be constituted by Department for Promotion of Industry and Internal Trade for the overall execution and monitoring of scheme।
ठीक है, एक पर्टिकुलर कमेटी है। स्टार्टअप्स कैन अवेल अप टू ₹70 lakh, up to ₹20 lakh as grant for validation of proof of concept or prototype development or product trials. Up to ₹50 lakh of investment for market entry, commercialization or scaling up through convertible debentures or debt-linked instruments. ओके, तो 2 तरीके के उन्होंने कैटेगरीज में बांटे हुए थे। तो 20 लाख का ग्रांट वो देंगे जिनके पास कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वगैरह का है, और दूसरी कैटेगरी है जिन्होंने कमर्शियलाइज करना है या मार्केट एंट्री के तरीके उनके पास हैं, तो उनको 50 लाख तक का वो देंगे। इनक्यूबेटर्स वुड गेट अप टू ₹5 crore एज ग्रांट। ठीक है, द ग्रांट शुड बी यूटिलाइज्ड फुली बाय इंक्यूबेटर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years from the date of receipt of the first installment of funds. Is fully incubated in a period of 3. Okay. If the incubator has not utilized at least 50% of the total commitment within first 2 years, then the incubator will not be eligible for any further drawdowns. तो उन्होंने इंक्यूबेटर को जितने भी पैसे देने हैं उसको पूरी तरह यूटिलाइज करने हैं 3 साल में। 5 सालों का है ना ये सारा मेरे ख्याल से। 3 साल में उसको पूरे यूज करने हैं, और उसके बाद जो 2 मतलब सेकेंड ईयर चल रहा होगा 50% तो खत्म होने चाहिए तब तक। अगर नहीं खत्म हो पाए तो फिर आप जाओ। फिर आगे नोट, इंडिया इज होम टू वर्ल्ड्स 3rd largest स्टार्टअप इकोसिस्टम which has helped several budding entrepreneurs to come up with innovative technologies and become big corporations. सिंपल है ये, करना ऊपर। तो इसमें क्या था, पूरे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी स्टार्टअप्स को जिनके पास, अगेन कैटेगरी देख लो, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट्स, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री, कमर्शियलाइजेशन, ऐसा कुछ इनके पास इन्होंने करना है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। और वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स और बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मतलब एलिजिबल हो जाएंगे इनसे हेल्प वगैरह लेने के लिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी में स्टार्टअप्स जो हैं वो 2 साल पुराने हों और उनको उन्होंने 10 लाख मॉनेटरी सपोर्ट मतलब इससे ज़्यादा नहीं ले रखा हो कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उनके पास एक बढ़िया बिजनेस आइडिया हो जिससे वो मार्केट में मतलब पूरा फिट हो और वो आइडिया कमर्शलाइज हो पाए। फिर उसके बाद स्टार्टअप जो प्रेफरेंस किसको मिलेगी इस स्कीम के लिए, जो सोशल इम्पैक्ट रखें, आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फिर उसके बाद कैटेगरीज पढ़ूं, अच्छा इंक्यूबेटर भी है नीचे, ठीक है, इंक्यूबेटर दिखा दो। इंक्यूबेटर एक लीगल एंटिटी होता है। इट शुड हैव बीन ऑपरेशनल फॉर एटलीस्ट 2 years ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द स्कीम, और कम से कम मतलब 25 इंडिविजुअल्स, इट मस्ट हैव फैसिलिटीज टू सीट एटलीस्ट 25 इंडिविजुअल्स। इसको एक्सप्लेन करना कोई? आई थिंक 25 इंडिविजुअल्स रखने की जगह होनी चाहिए। और मतलब वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि उसमें 25 इंडिविजुअल्स आ सके, या मतलब 25 कोई कंपनीज वगैरह का They'll give you a proper office space. हाँ, office space should be such that it can seat House of these many 25. individuals at least. ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, बोलो अदिति। इन स्टार्टअप्स के पास इन स्टार्टअप्स के पास जैसे अगर वो पहले ही अपना इन्वेस्टमेंट जैसे बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर देंगे तो उसको बचाने के लिए ये इंक्यूबेटर्स होते हैं। ये अभी बहुत चल रहा है, जैसे ऑफिस स्पेस होती है, बिल्कुल ऑफिसेस बने हुए होते हैं, तो उसमें आप आकर काम कर सकते हो और पूरी स्पेस उनको दे देते हैं। तो ये उसके लिए होगा कि 25 इंडिविजुअल की सीट या ऑफिस कैबिन टाइप्स होना चाहिए उधर। ठीक है, मतलब वैसे इंक्यूबेटर वैसे क्या होता है, वो जो बर्ड्स के जो अंडे होते हैं ना, तो वो अगर बर्ड्स मर जाती है तो उनके अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्यूबेटर में डालते हैं ताकि वो उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे वो इनिशियली ग्रो कर सकें, क्योंकि इनिशियली सबसे मतलब टफेस्ट ईयर रहता है। अगर वहां से सही निकल गया तो फिर वो आगे इजीली काम कर पाएगा। तो वो बस वही इनिशियल पुश जो है वो ये इंक्यूबेटर्स देते हैं। ठीक। सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? ये स्कीम अनाउंस हुई थी प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट पे, और एक्सपर्ट्स एडवाइजरी कमेटी EAC जो है, जो कि DPIIT ने कॉन्स्टिट्यूट करी है, वो पूरी इसको मॉनिटर करेगी, एग्जीक्यूट करेगी ये सारी सीड फंड स्कीम को।
और स्टार्टअप्स 20 लाख रुपए ले सकते हैं जिनके पास ये आइडिया है, और 50 लाख वो ले सकते हैं जिन्होंने कमर्शियलाइज मार्केट एंट्री वगैरह करनी है। और इनक्यूबेटर्स को 5 करोड़ ग्रांट मिलेगी। उनको वो 5 करोड़ ग्रांट जो है वो कितने सालों के अंदर, तीन सालों के अंदर खत्म करनी है। हाँ, 3 सालों के अंदर वो मतलब पैसे खत्म करने हैं, और 50% उन्होंने 2 साल के अंदर करने हैं खत्म। और इंडिया बहुत बढ़िया है जी स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। थर्ड नंबर पे इंडिया का इकोसिस्टम स्पेस है, ठीक है। राइट, तो ये था सीड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड्स में। अदर स्कीम्स इन न्यूज़ स्टार्टअप इंडिया। पढ़ो शिवानी। In January 2021, the scheme completed 5 years. Objective क्या है? To build a strong ecosystem for nurturing innovations and startups in India. Okay. और कोई है ऑब्जेक्टिव की बस? ठीक है। Eligibility criteria for startup recognition are as under. The startup should be incorporated as private limited company or registered as a partnership firm or a limited liability partnership. Turnover should be less than INR 100 crore in any of the previous financial year. An entity shall be considered as startup up to 10 years from the date of its incorporation. तो अक्षय जी ठीक बोल रहे थे। The startup should be working towards innovation, improvement of existing products, services and processes, and should have the potential to generate employment, create wealth. An entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered as startup. ठीक है, एलिजिबिलिटी सिंपल ही थी, उन्होंने 3-4 बताएंगे, ये वाली फॉर्म, वो वाली फॉर्म, LLP वगैरह, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है एलिजिबल है। और एंटिटी जो है स्टार्टअप के लिए मतलब स्टार्टिंग टू 10 ईयर तक स्टार्टअप के अंदर कैटेगरी होगी। उसके बाद इनके पास अपने इनोवेशन आइडियाज, प्रोडक्ट सर्विसेज इंप्रूव करते रहे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहे। और कोई भी एंटिटी ऐसी जो 2 टुकड़ों में बट गई है, जी हम स्टार्टअप में ले लो, तो नहीं लेंगे। Salient features. The Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT is implementing agency. ठीक है। Note, fund of funds means government participates in the capital of SEBI registered alternate investment funds known as daughter funds, who in turn invest in Indian startups through equity linked instrument. मतलब यहाँ से ही अपनी फंडिंग करने वाले सरकार लेती है क्या ये AIFs? बता दो कोई, संजय। आइडिया नहीं लगा मेरे को। किसी को लगा? गवर्नमेंट पार्टिसिपेट मतलब सेबी के हिसाब से वो AIFs वो लॉन्च करती है, उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, फिर वो डॉटर फंड्स में उसको बोला जाएगा और फिर वो दूसरे इसमें इन्वेस्ट करेगी स्टार्टअप्स में। ये एक्चुअली AIF जो होता है ना, इसमें और भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो फंड ऑफ फंड्स में स्पेशली गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगा, ये बोल रहे हैं इसके लिए, स्टार्टअप ये स्कीम के लिए। ठीक है। तो टैक्स एग्जेम्पशंस। फंड ऑफ फंड का मतलब पता है ना किसी को? फंड ऑफ फंड और डॉटर फंड का कंसेप्ट। फंड ऑफ फंड वो मतलब जैसे फंड के अंदर फॉर्म फंड होते हैं ना। हाँ। फॉर्म में आई थिंक NIIF है ना, उसके अंदर फंड ऑफ फंड है, तो अलग अलग फंड है। मतलब एक पेरेंट फंड है, उसके अंदर छोटे छोटे फंड्स है, तो फिर वो छोटे फंड्स है स्पेसिफिकली किसी एक टारगेट सेगमेंट को टारगेट कर रहे होंगे कि कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, कोई किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई किसी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वैसे ही इसमें भी अलग अलग स्टार्टअप एरियाज जो है उनको टारगेट करने के लिए छोटे छोटे फंड्स बनाए। ठीक है, ओके। आई थिंक जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी थी ना, उसमें भी यही फंड ऑफ फंड था। हाँ, इसका मेन मोटिव ये होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं करती है इन्वेस्ट, ऐसे इनडायरेक्टली करती है वाया सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पे सेबी कर रहा है। ये वाले फंड में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी साथ में फंड में रहेंगे क्या गवर्नमेंट के साथ?
मतलब एआईएफ में मतलब सेबी ने कोई रजिस्टर्ड एआईएफ लॉन्च किया है, उसमें गवर्नमेंट अपना फंड डाल रही है, लेकिन साथ में कोई दूसरे प्राइवेट एंटिटीज भी अपने फंड डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ डाल सकते हो भी। ठीक है। Tax exemption on capital gains arising out of sale of residential house plot if the amount is invested in eligible startup for purchase of asset. ठीक है. On long term capital gains if it is invested in a fund notified by central government. And maximum investment is ₹50 lakh. मतलब अगर किसी सरकारी फंड में स्टार्टअप वालों ने इन्वेस्ट कर रखा है तो उनका टैक्स नहीं लगेगा, है ना? यही ना? यही हो गया। मतलब क्या होता है, जैसे आपने सिक्योरिटी खरीदी, ठीक है, आपने कोई शेयर खरीदा किसी कंपनी का और आपने उसको तुरंत बेच दिया, तो उससे आपको जो फायदा होता है वो होता है शॉर्ट टर्म गेन, ठीक है। लेकिन अगर आप साल भर के बाद बेचते हो ना उसको, सपोज आज मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा 100 रुपए का था, साल भर के बाद बेचा 200 रुपए का हो गया, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो देना पड़ता है। तो वो चीजें भी इनको एग्जेम्प्ट करा हुआ है। ठीक है, ठीक है। फिर on angel tax on investment above fair market value of startup. Under the new rules, the overall consideration for shares issued by startup has been increased to ₹25 crore from the earlier limit of ₹10 crore. With recent amendment in income tax, condition of minimum holding of 50% of share capital or voting rights in a startup has been relaxed to 25%. Overall consideration of share issued to startup has been increased from 25 crore from earlier limit of 10 crore. मतलब ये एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह को इससे फायदा हो रहा है ना? मेरे पहले क्या होता था, एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे ना, तो आप ऐसे ही मतलब मुंह उठा के इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कोई कंपनी होती है जैसे आईपीओ लाती है, तो उसके लिए एक अंडर राइटर होता है, वो डिसाइड करेगा कि कंपनी के शेयर का कॉस्ट कितना होना चाहिए। आप ऐसे मनमर्जी से नहीं उठा सकते कि मेरी कंपनी का शेयर मैं 1,000 रुपए रखूंगा, 2,000। जो कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू होगी मार्केट प्राइस पे, उसके जो शेयर होंगे वो एक अंडर राइटर डिसाइड करेगा और तभी आप ला सकते हो। लेकिन ये जब शेयर बेचते हैं स्टार्टअप्स जो होते हैं, तो इनके पास कोई इतनी ग्राउंड पे प्रेजेंस होती नहीं है, तो ये अपने जो शेयर्स होते हैं उनको इन्फ्लेट करके बेचते हैं। मतलब फेयर मार्केट के हिसाब से नहीं होते वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होते हैं। पहले क्या होता था, इनको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता था या सेबी का नोटिस आ जाता था, तो उस चीज को एग्जाम करने के लिए एंजल टैक्स इन्होंने मतलब काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दे दिया है। लिमिट जो है वो बढ़ा दिया, 25 करोड़ तक कर दिया, और वोटिंग राइट्स उनमें शेयर कैपिटल में रिलैक्सेशन दे दिया। ठीक है, दिखाना फिर ऊपर। इसमें तो नहीं ज़्यादा कुछ था, है ना? बस कोई ऑब्जेक्टिव है इनका कि इकोसिस्टम बढ़िया हो, इसके लिए स्टार्टअप वगैरह के लिए इनोवेशंस आए। एलिजिबिलिटी के लिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो या कोई एलएलपी हो, टर्नओवर इनका 100 करोड़ से कम होना चाहिए, और एंटिटी जो है इसको स्टार्टिंग से 10 ईयर तक काउंट करा जाएगा। फिर इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विसेज, मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इनोवेशन जो है होनी चाहिए, एंड शुड हैव द पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ओके, फिर वो देख लिया था कि कोई एंटिटी पहले थी वो टूट गई, तो वो बोल रही है हम भी स्टार्टअप है, तो नहीं आप नहीं हो। फिर उसके बाद सेलिएंट फीचर DPIIT, ठीक है, ये फिर से वही आ गई एजेंसी, और फंड्स ऑफ फंड्स देख ही लिया है कोई आगे दे, और ये वो, और टैक्स एग्जेम्पशन यही कैपिटल गेन वालों को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो स्टार्टअप ने ले रखे हैं, और एंजल टैक्स वाले। ठीक है, हो गया। अच्छा नहीं हुआ अभी, ये भी है कुछ। हाँ, ठीक है, मतलब इसकी स्टार्टअप से रिलेटेड है, बट ये एक पूरा आई थिंक शायद वो है क्या स्टेप्स हैं वगैरह। The action plan is based on 3 pillars: simplification and hand holding. First, simple compliance regime for startups based on self-certification to reduce the regulatory burden on startups and keep compliance cost low. ठीक है, तो मतलब स्टार्टअप अपना मतलब कोई कागज पे साइन कर दे कि हाँ मैं ये सब हूँ, अपना बयान देके कि सॉरी, जैसे सेल्फ एफिडेविट देते हैं ना, हम रैगिंग नहीं करेंगे, वैसे ही हम मतलब ये इस टाइप की हमारी प्रॉपर्टी है, ये है, वो सब सेल्फ
मतलब वही चीज होगी। ये थोड़े हाई लेवल पे ऐसा लिख के साइन कर देंगे। देन स्टार्टअप इंडिया हब टू हैंड होल्ड स्टार्टअप्स, ओके। लॉन्च ऑफ मोबाइल ऐप एंड पोर्टल फॉर कंप्लायंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन एट लोअर कोस्ट, ओके। रिलैक्स्ड नॉर्म्स फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप्स, इसका क्या मतलब हुआ? पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है अगर इनसे खरीदेगी तो इनको थोड़ा वेव ऑफ दिया जाएगा। जैसे टेंडर निकलता है तो उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इस सिचुएशन में एलिजिबल होगे उस टेंडर के लिए, तो इनके लिए वो थोड़ा सा रिलैक्स करके रखेगा स्टार्टअप को। ओके। फास्टर एग्जिट फॉर स्टार्टअप्स विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days। फास्टर एग्जिट फॉर स्टार्टअप्स, मतलब अगर उनका धंधा नहीं चलता, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फेल हो ही जाते हैं, तो अच्छा उनको अच्छा, फिर ठीक है बुक करने में आसानी रहे, तो उसके लिए 90 डेज। ठीक है। तो ठीक है, सब कुछ सिंपल से वो उसमें लिखा हुआ है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन करो स्टार्टअप Here, by public procurement, does it mean that the government will acquire the startup? No, they would procure the goods that these startups are manufacturing. Okay. स्टार्टअप इंडिया हब ने मतलब स्टार्टअप्स को करना है, और मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च करे हैं, पोर्टल वगैरह बनाए हैं कि सब कुछ सिंप्लीफाइड हो, इंफॉर्मेशन सबके पास आराम से हो, और लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन के लिए मतलब लोअर पोस्ट पे। फिर उसके बाद पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए नॉर्म्स रिलैक्स कर दिया और फास्टर एग्जिट के प्रोविजन कर। देन इंडस्ट्री, एकेडमिया, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। Organizing Startup Fest to show innovations and providing collaboration platforms. Okay, Startup Fest लगाओ. Launch of Atal Innovation Mission with self-employment and talent utilization सेतु program of नीति आयोग. कोई सेतु प्रोग्राम पे टिप्पणी देगा? देख लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला है ना, सेतु। ये ऊपर वाला। The government has established SETU scheme and the Atal Innovation Mission in Niti Aayog, while the aim focus on inviting aspiring entrepreneurs to solve contemporary socio-economic problems via grand challenge that offers substantial award to incubate and scale up winning ideas. The SETU scheme resources would be devoted to strengthening incubators and setting up tinkering labs where ideas can be shaped into prototypes before they arrive for funding. An overarching supervisory body with about 10 members is being formed to oversee the allocation of fund under the scheme to line ministries. The panel would include industries from the departments of science and tech, biotechnology, ठीक है, बाकी तो ministries हैं. Half of the fund under SETU would be earmarked for strengthening existing incubators in the country, backed by different departments, so that the support mechanism for budding entrepreneurs is more robust. The rest 500 crore will be used for setting up tinkering lab, where students can literally potter about and create prototypes, models of their ideas. Okay. तो मतलब बेसिकली टिंकरिंग लैब्स इसके अंदर सेटअप होगी, जो कि स्कूल लेवल्स पे बच्चों को गाइडेंस देगी कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को यूज करके, जैसे किसी ने अगर सुना हो तो एक आई थिंक सीडैक करके वो होता है, तो उससे वो 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। तो इस टाइप के और भी इनोवेटिव आइडिया वो टिंकरिंग लैब्स में स्कूल लेवल पे ही दिए जाएंगे। और दूसरा हमने देखा जो इंक्यूबेटर्स हैं एग्जिस्टिंग, जो कि अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, तो उन सबको स्ट्रेंथनिंग करने का काम रहेगा सेतु पे। ये था, नीति आयोग कर रहा है दोनों, अटल इनोवेशन मिशन और ठीक है। Harnessing private sector expertise for setting up incubators, building innovation centers at national institutes,
setting up of 7 new research parks modeled on research park at IIT Madras, promoting startups in the biotechnology sector, launching of innovation focused programs for students, annual incubator grant challenge to promote good practices among incubators. ठीक है ठीक है फिर इसमें क्या कुछ भी नहीं इसमें एक्सप्लेन के लिए लाइन मतलब नहीं है इंडस्ट्री और एकेडमिक्स हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में पार्टनरशिप कितना जरूरी है उस सब चीजों को ये वाला पूरा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है funds for startup has been set up with corpus of rupees 10,000 crore managed by SIDBI. Credit guarantee fund for startup through SIDBI. Tax exemption on capital gains. ठीक है ये वो फंड अपन ने ऊपर देख लिया था। सिद्धि का ईयर बताइए। आप बता दो 64 सही है। और रिवर गोमती। आई थिंक नेक्स्ट कोई और पढ़ लो थोड़ा रिलैक्स करो कोई पढ़ेगा नहीं। हाँ या मैं पढ़ लूँ? ओके हाँ कैरी ऑन। अभिनव कौन पढ़ रहा है? पढ़ लो आप पढ़ लो अभिनव। ओके, मेक इन इंडिया, यहाँ से स्टार्ट करना है। वाई न्यूज़, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज earmarked 64% of its modernization funds under capital acquisition budget for 2021-22 for purchases from domestic sector. This has given a boost to Make in India. ये objective promote India as important investment destination and a global hub in manufacturing, design and innovation. ये objective है. Is based on 4 pillars: new processes, new infrastructure, new sectors, and new mindset. And new processes, it recognizes ease of doing business as single most important factor to promote entrepreneurship. New infrastructure to develop industrial corridors and smart cities, create world-class infrastructure with state-of-the-art technology and high-speed communication. Innovation and research activities are supported through a fast-paced registration system and improved infrastructure for intellectual property rights registration. New sector opened up in defense production, insurance, medical devices, construction, and railway infrastructure. आई थिंक मेडिकल डिवाइसेस तो कल हमने देख लिया था। हाँ, उस पे SGST भी लगाया था ना लास्ट में कोई। हाँ, सेस 5% का। इस पे मेडिकल डिवाइसेस पे 5% का सेस था ना बजट में, ये साल या पिछले साल से हटा दिया वो हटा दिया। अच्छा, मैंने पूछ रहा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट। New mindset in order to partner with industry and economic development of the country. Government shall act as a facilitator and not a regulator. An investment facilitation cell dedicated for Make in India campaign was formed
Is it with नहीं विजिबल नहीं हो रहा मुझे तो दिख रहा है। दिख तो रहा है। दिख रहा है। ये स्टार्ट हो गया ना? टारगेट पड़ रहा है? हाँ, दिख रहा है ना आपको? हाँ विजिबल है। कहाँ से स्टार्ट? वहीं से? टारगेट्स पढ़ रहे थे आप? हाँ टारगेट्स। टारगेट्स अंडर द स्कीम मैं पढ़ूँ? हाँ हाँ। Okay, targets under the scheme, manufacturing sector grown to, अरे यार, 12 to 14% per annum over the medium terms. इधर है. Increasing the share of manufacturing in the country. Gross domestic production from, अरे ये ऊपर नीचे कैसे हो रहा है? अभी दिख रहा है? हाँ अभी नहीं हो रहा, अभी हो रहा है, ठीक है। एक मिनट। हाँ हो रहा है, सही है। To create 100 million additional jobs by 2022 in manufacturing sector, ये तो हो गया था। कुछ क्वेश्चन है किसी को? हेलो। समराइज कर दे फटाफट। हाँ इसमें DPIIT कोऑर्डिनेट्स करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अच्छा पहले से और डिफेंस मिनिस्ट्री ने 64% मॉडर्नाइजेशन फंड को अंडर कैपिटल एक्विजिशन बजट के अंडर डोमेस्टिक सेक्टर से करने का ये निर्णय लिया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया को इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन and a global hub in manufacturing design and innovation. For salient features are new processes, ease of doing business, new infrastructure, industrial corridors and smart cities create world-class infrastructure, high-speed communication, new sectors. FDI has been opened up in defense production, insurance, medical devices, construction, and railway infrastructure in a big way. New mindset to partner with industry and economic development. Government shall act as facilitator and not as regulator. Investor facilitation cell dedicated for Make in India campaign was formed with an objective to assist investors in seeking regulatory approvals. DPIIT coordinates for manufacturing sector while Department of Commerce coordinates for service sectors. Targets under the scheme, manufacturing sector to grow from 12 to 14% per annum over the medium term. Increase in share of manufacturing in GDP from 16 to 25% by 2022, and to create jobs by 2022. In fact, और किसी को कुछ हेलो नेक्स्ट करूं? हाँ ठीक है, नेक्स्ट कर दो। कोई क्वेश्चन है किसी को? अरे एक्चुअली इसमें ना काफी लैग हो रहा है मेरे इसमें। समराइज करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग में लैग हो रहा होगा। आई थिंक कोई और है क्या का नेटवर्क थोड़ा स्टेबल है? मेरे स्टेबल में ही ऑन करो क्या? मेरा साफ आ रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ वरना फिर। नहीं लैग क्या कर रहा है? स्क्रीन लैग कर रहा है या वॉइस लैग कर रहा है? तो सही आ रहा है स्क्रीन हो रहा है। हाँ तो आई थिंक कोई और शेयर कर रहे। हाँ आई थिंक both of you are presenting, no? Any one can present. ब्लू करके उनका स्क्रीन था वो शेयर हो रहा था, एक बार दोबारा उसको करके देखना। हाँ ब्लू सही सोनाली, आप शेयर कर लो उसको। हो रहा है क्या विजिबल?
हाँ साफ आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा लैग है, तो अगर इफ यू गाइस आल्सो फेस इट तो विल चेंज समवन टू समवन एल्स। पेज नंबर कितना है ये? पेज नंबर 17 है, 17 पेज नंबर। एक मिनट। पीडीएफ में 25 है। पीडीएफ का 25 है। इस वाले को मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है? ठीक। आशुतोष, अभी तुम पढ़ रहे हो या मैं पढ़ लूँ? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस, या फिर ये ठीक है आप पढ़ लो? ठीक है, क्लियर है, मैं पढ़ लेता हूँ। ओके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सपोर्ट स्कीम टाइम, ठीक है? While recently various steps have been taken by the government to boost export को boost करने के लिए कुछ स्टेप लिए गवर्नमेंट ने। ऑब्जेक्टिव है to enhance export competitiveness by bridging gaps in export infrastructure, creating focused export infrastructure, first mile and last mile connectivity for export oriented projects and addressing quality and certification measures। तो बेसिकली जो है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को जो है बढ़ावा देने के लिए और जो एक्सपोर्ट इंफ्रा में जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करने के लिए जो है एक फोकस अप्रोच है जहाँ पे इंफ्रा एक्सपोर्ट्स को पे फोकस करा जाएगा। सेकंड, फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे फोकस किया जाएगा ताकि जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट जो है इजीली कैटर कर पाए और उनकी क्वालिटी और सर्टिफिकेशन मेजर को भी देखा जाएगा। इसके सीलिंग फीचर्स हैं, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप एंड अपग्रेडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद एक्सपोर्ट लिंकेजेस लाइक बॉर्डर हार्ट्स, कोल्ड चेन्स, ड्राई पोर्ट्स। पहला तो ये है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि जो नए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट लिंकेजेस वाले जो वो है एरियाज हैं, चाहे वो बॉर्डर हार्ट में हो, कोल्ड चेन्स में हो, ड्राई पोर्ट्स में हो, अगर पहले से है तो उनको अपडेट किया जाएगा, नहीं तो नए को सेटअप करने के लिए फाइनेंशियल under state agencies including export promotion councils, commodity boards, special economic zone authorities, FX trade bodies recognized under the EXIM policy of Government of India are eligible for finance support under the scheme। स्कीम के अंडर मतलब जो इन्वॉल्व होंगे सेंट्रल और स्टेट एजेंसी में, उनमें ये सारे दे रखे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो गया, कम्युनिटी बोर्ड हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटीज हो गया, एपेक्स ट्रेड बॉडीज जो एक्सिम पॉलिसी के अंडर रिकॉग्नाइज हो रखे हैं, वो सारे इसमें कवर होते हैं। और फाइनली द सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, नॉर्मली नॉट मोर देन द इक्विटी बीइंग पुट इन बाय द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और 50% ऑफ द टोटल इक्विटी इन द प्रोजेक्ट। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देगी वो गारंटी रेट की फॉर्म में होगा और नॉर्मली जो होगा या तो इक्विटी जो उसमें डाली जा रही है, मतलब कि जितना शेयर गवर्नमेंट का डाला जा रहा है उसमें इक्विटी की फॉर्म में, उससे ज्यादा नहीं होगा, या फिर जो पूरे प्रोजेक्ट की इक्विटी होगी टोटल उसका 50% सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 20 करोड़ फॉर ईच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब अगर 50% जो टोटल इक्विटी का 50% है वो 20 करोड़ से नीचे होना चाहिए। ये सीलिंग गवर्नमेंट ने लगा रखी है हर प्रोजेक्ट के नीचे। up to 80% of the total equity in case of projects located in northeast states and Himalayan states including Jammu and Kashmir। हिमालयन स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और जो जम्मू कश्मीर है इनके लिए जो इक्विटी है वो 50% से बढ़ा के 80% तक बढ़ा दी गई है। पर इसमें मुझे ये क्लियर नहीं कि 20 करोड़ तक होगा या नहीं होगा, समराइज दोबारा करना पड़ेगा या ठीक है सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, मिसलेनियस इनिशिएटिव्स। इसमें पहला आता है सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 के बीच जो पॉलिसी आई थी हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, रिप्लेसिंग द अर्लियर स्कीम सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये पहले ये स्कीम थी, इसको फाइनली फॉर्मुलेट किया गया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के फॉर्म में 2015 में, अगले 5 साल के लिए। ओके, इन जून 2020 द बढ़ा दिया गया था, इनिशियली 5 साल के लिए। ऑब्जेक्टिव होगा to encourage and maximize export of the notified services from India। नोटिफाइड सर्विसेज पे हाईलाइट कर देना, इस पे कोई देख लेना नोटिफाइड सर्विसेज में क्या क्या आएगा। इसके अलावा SI shall apply to service providers located in India instead of Indian service providers। इसमें वो सर्विस प्रोवाइडर्स आएंगे जो इंडिया में लोकेटेड है, ना कि इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। इसका मतलब ये है कि इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स
ओवरसीज या फॉरेन में भी लोकेट हो सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जो इंडिया में लोकेटेड है सर्विस प्रोवाइडर, सिर्फ उनके लिए ही होगा। 10 yes provides for rewards to all service providers of notified services who are providing services from India regardless of the constitution or profile of the service provider। मतलब इंडिया से जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए ये रिवॉर्ड्स अप्लाई होंगे, ना कि और किसी के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका जो है प्रोफाइल और उनकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैसा उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उनकी प्रोफाइल कैसी है। सेकंड, under SIS service exports from India scheme, the service providers of the notified services are incentivized in the form of duty credit scripts। बाय द वे आगे बढ़ने से पहले, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स वो होती हैं जिनका पेमेंट जो है कस्टम ड्यूटी, मतलब कि जो कस्टम ड्यूटी के लिए जो पेमेंट किया जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का हो चाहे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का हो, उनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स कहा जाता है। बेसिकली इसमें वो सारी स्कीम्स कवर होती हैं जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर आती हैं, मतलब जो ऊपर लिखा ही हुआ है ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर है, ठीक है। और इसको मतलब नोटिफाई करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। हाँ, तो अंडर SIS द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ द नोटिफाइड सर्विसेज आर इंसेंटिवाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स एट द रेट ऑफ 3 or 5% on their net foreign exchange earnings, ठीक है। These SIS scripts are transferable and can also be used for payment of a number of central duties / taxes including basic custom duties। ये जो SIS की स्क्रिप्ट्स हैं, जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स हैं, ये ट्रांसफरेबल भी है और इनको एज अ पेमेंट भी यूज किया जा सकता है सेंट्रल ड्यूटी या टैक्सेस को पे करने के लिए, इंक्लूडिंग बेसिक जो कस्टम ड्यूटीज है। मतलब एक तरह से जो है आपकी करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब जो ट्रांसफरेबल होती है। सेकंड आ गया इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म। इन्वेस्ट इंडिया हैज डिजाइन्ड द प्लेटफॉर्म, Invest India has designed this platform as a comprehensive resource to help businesses and investors to get real-time updates on Indian active response to coronavirus। Basically हमें जो इन्वेस्ट इंडिया का जो है उन्होंने इसको डिजाइन किया है ताकि इसमें जो रिसोर्स और जो बिजनेसेस हैं उनको हेल्प करी जाए रियल टाइम पे। कोविड के टाइम में, जो कोविड टाइम में होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ पे किस तरह का उनका जो है वो बिजनेस आगे बढ़ रहा है, उनकी रिसिप्ट्स कैसी हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए। It keeps a regular track on developments in the control of virus, provides the latest information on various state and central government initiatives, gives access to special provisions, and answers and resolves queries through emails and WhatsApp। Summarize करना clear है? क्लियर है। आगे किसी और को नहीं पढ़ना या कंटिन्यू कर लूं? Okay. Newly launched schemes under Ministry of Communication. So the production-linked incentive scheme for promoting telecom and networking products. Objective है to boost domestic manufacturing and attract investments in the target segments of telecom networking products in order to encourage Make in India. Second, to boost exports of telecom networking products made in India। डुअल इसके वो है मोटिव है। पहला जो है अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो है बूस्ट करना और साथ साथ जो है इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। सेकंड, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना मेड इन इंडिया के अंडर। ये ध्यान रखना, पहला वाला मेक इन इंडिया है जो इंडिया में काम होगा और दूसरा मेड इन इंडिया जो एक्सपोर्ट होगा। इसके सेलिंग फीचर्स है, स्कीम इज ओपन टू बोथ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSMEs and non-MSMEs, this includes both domestic companies as well as global companies। मतलब कि ये दोनों MSMEs और non-MSMEs जिसमें डोमेस्टिक और ग्लोबल कंपनीज MNC सारे के सारे इंक्लूड होते हैं इसमें। दूसरा, एलिजिबिलिटी शैल बी सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यूज एज अंडर। पहला, अगर ग्लोबल कंपनीज होंगी, GMR शुड बी मोर देन 10,000 करोड़ इन द बेस ईयर। अगर डोमेस्टिक होगी तो मोर देन 250 करोड़ इन द बेस ईयर। बेस ईयर चेक कर लेना, बेस ईयर कौन सा है वो इसमें लिखा नहीं हुआ है। और तीसरा, अगर MSMEs होगा तो मोर देन 10 करोड़ होगा। तीन चीजें हैं। अगर ग्लोबल कंपनीज होगी यानी कि नॉन MSMEs जैसे मतलब जो भारी कंपनीज हैं उनके लिए 10,000 करोड़ दिया गया है GMR जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू होगा। डोमेस्टिक के लिए 250 करोड़ है और MSMEs के लिए 10 करोड़ है।
Eligibility under the scheme is subject to thresholds of cumulative incremental investments and net incremental sales. जो एलिजिबिलिटी है उनके लिए एक थ्रेशोल्ड रखा गया है क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो टाइम के साथ बार बार धीरे धीरे जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा उसकी एक लिमिट होगी। और दूसरा नेट इंक्रीमेंटल सेल्स, जो उनकी इंक्रीमेंटल सेल्स होगी उसका एक नेट होगा कुछ, अब वो कितना है वो लिखा नहीं है इसमें। हाँ, बेसलाइन फॉर इन्वेस्टमेंट 31/3/2021 जो निकल चुकी है, और बेसलाइन फॉर सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो ये अच्छा है, ये बेसलाइन है, ठीक है, जो बेस रेट दे रखे थे। applicable investment 7% to 4% of MSMEs and 6 to 4% of the over 5 years above the base year। यानी जो एप्लीकेबल इन्वेस्टमेंट होगा, ये उल्टा क्यों दे रखा है, ये देखते हैं। 7 to 4% होगा MSMEs का और 6 to 4% होगा over 5 years of the base year, अगले 5 साल के लिए इतना होगा। इसको इस लाइन एक बार कोई क्लियरली बता देना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्मॉल सिडवी जो इसका प्रोडक्ट मैनेजमेंट एजेंसी होगा इम्प्लीमेंटिंग के लिए। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी सिडवी है, और जो हम फार्मास्यूटिकल में पढ़ रहे थे वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा जो है नॉमिनेट कर रहा था जो पीएमए होगा। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि सिडवी है, उसे मार्क कर लेना, उसको कंफ्यूज मत करना। टेन्योर होगा ना, स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। द इन्वेस्टमेंट विल बी परमिटेड टू बी मेड इन 4 years subject to qualifying incremental annual thresholds. The support under the scheme shall be provided for a period of 5 years. इफेक्टिव होगी 1 अप्रैल से। इन्वेस्टमेंट जो है 4 साल के लिए एप्लीकेबल होगा, जो परमिट किया जाएगा, और उसमें वही मतलब कि इंक्रीमेंटल एनुअल थ्रेशोल्ड दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हो कोई EGOs chaired by cabinet secretary will monitor the product linked incentive scheme. कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेगा और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो इसको मॉनिटर करेंगे स्कीम को। नोट, global telecom and networking products export represent an $100 billion market opportunity which can be exploited by India। मैंने बेसिकली दिया गया है कि इतना उसका वो है पोटेंशियल है जिसको इंडिया यूज कर सकता है। Under this, with the scheme, India will be positioned as a global hub for manufacturing of telecom and networking products. Incremental promotion around 2 lakh crore is expected to be achieved over 5 years। हालांकि बेसिकली इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया यूज कर सकता है। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन जो हमारा हो सकता है वो 2 लाख करोड़ तक से ज्यादा हो सकता है, या इतना हो सकता है अगले 5 साल के लिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्कीम विल ब्रिंग मोर देन 3000 crore इन्वेस्टमेंट, इतने रुपए का सॉरी रुपीज 3000 crore इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट ह्यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स। तो बेसिकली अगर समराइज करेगा फिर से तो ये 3 है, इसके 3 मेन मोटिव थे। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, इन्वेस्टमेंट लेके आना मेक इन इंडिया के अंडर, और साथ साथ में जो है इन्वेस्टमेंट लाने के बाद और मैन्युफैक्चरिंग करने का उनको जो है एक्सपोर्ट करना मेड इन इंडिया के अंडर। इसमें सिंपल मतलब सभी के लिए ओपन करा गया है। MSMEs अगर इंडिया के हैं तो ठीक है, अगर बाहर के हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके भी ओपन है, लेकिन उनका थ्रेशोल्ड दिया गया है बेस ईयर के हिसाब से 10,000 करोड़ जो है ग्लोबल कंपनीज के लिए होगा, जो GMR होगा यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू होगा। अगर डोमेस्टिक है MSMEs या कोई भी है तो उनके लिए 250 करोड़ होगा, और सॉरी MSMEs नहीं है इसमें, अगर डोमेस्टिक नॉन MSMEs है तो उनके लिए 250 करोड़ होगा। और अगर MSMEs हैं इंडिया की तो उनके लिए बेस ईयर के अकॉर्डिंग 10 करोड़ का GMR दिया गया है। एलिजिबिलिटी जो दी गई है साथ में सारी इसमें इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट जो है एक क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट होता है कि एक लिमिट होगी जो आपका बढ़ता जाएगा, उसके ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। और सेल्स में भी एक लिमिट है जो इंक्रीमेंटल सेल्स होती है जो टाइम के साथ बढ़ती रहेंगी। बेस लाइन दी गई है 31 मार्च की 2021 की, और बेस लाइन सेल्स के लिए इन्वेस्टमेंट मतलब कि 2021 के बाद जो 31 मार्च का जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं, और सेल्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का यानी जो लास्ट ईयर का वो था, उसके बाद जो भी सेल्स में आ रहा। उसके अलावा जो ये एप्लीकेबल इंसेंटिव्स हैं ये 7 to 4% वाला, ये एक बार फिर से कोई देख लेना, मुझे थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं हुआ है क्या लिखा है। सिडवी जो है इसका पीएमए है, और फाइनली इसका जो टेन्योर है वो दिया गया है 4 साल का। अगर इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्टेड टू उसका इंक्रीमेंटल जो इंक्रीज है वो भी साथ में देखा जाएगा थ्रेशोल्ड को, और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होगा 5 साल के लिए होगा। फाइनली कैबिनेट सेक्रेटरी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को चेयर करेगा और वो मॉनिटर करेगा इस पूरी स्कीम को।
और बाकी जिसमें थोड़ा वो दिया गया जो हम आगे जाके टेलीकॉम वाले एक मेंस के क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि जो टोटल जो वर्थ है इसकी मार्केट की वो 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है, जिसको इंडिया यूज कर सकता है। कि अगर इंडिया तभी से स्कीम को इम्प्लीमेंट कर पाता है तो एक तरफ इंडिया जो है इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन अपना जो है 2 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ जो है 3 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिससे बहुत ज्यादा जो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। किसी को पढ़ना है? ओके। न्यूज भारत नेट प्रोजेक्ट। लाइक मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना बिना लैग के? Yes. ओके। हाँ, तो भारत नेट प्रोजेक्ट, द पार्लियामेंट इन फरवरी 2021 was informed that the project still lags as many as 98,569 पंचायत yet to be service ready। मतलब कि ये एक लॉ है जो आप कहीं भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव इसका ये था, ओके थैंक यू सुनान। ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रॉडबैंड एक्सेस देना है हर विलेज को बाय 2022, एंड ऑफ 2022, इसका मतलब ये है बाय द वे। दूसरी बात, लेइंग ऑफ इंक्रीमेंटल 30 लाख रूट किलोमीटर 30 लाख रूट किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड इंक्रीज इन टावर डेंसिटी फ्रॉम 0.42 to 1.0 टावर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन बाय 2024 तक आते आते जो है भैया 30 लाख करोड़ 30 लाख किलोमीटर का जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना है हमें बढ़िया से, और दूसरा टावर डेंसिटी को बढ़ाना है जो अभी एट प्रेजेंट 0.42 यानी 50% भी नहीं है पर 1000 पॉपुलेशन के लिए, सॉरी 0.50 भी नहीं है पर 1000 पॉपुलेशन के लिए, उसको बढ़ा के जो है हर 1000 लोगों के लिए एक टावर लगाना है। इसका एक ये भी रीजन होता है कि अगर एक जगह पे सिंगल टावर है और ज्यादा पॉपुलेशन है तो उससे लैग्स आते कई बार, और कई बार जो है नेट स्लो हो जाता है यूज करने की वजह से, जो दिल्ली में देखा गया कई जगहों में, जैसे मुखर्जी नगर में होता है या वाकई नगर में। क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल फाइबर मैप ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिकल इंक्लूडिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड टावर्स। एक जो है डिजिटल फाइबर मैप बनाना है डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल और टावर्स होंगे। मतलब कि इन सबको जो है प्रॉपरली जो है एक मैप में भी रखना है, कि ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया कुछ पता ही नहीं आपको कहाँ पे कौन सा लगा है, तो पता होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फॉर मोबाइल एंड इंटरनेट, वही जो बोल रहा था मैं कि सर्विस की क्वालिटी अच्छी करनी है मोबाइल इंटरनेट की। चौथा, डेवलप अ ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स। एक बार ये देख लेना किसके अंडर आएगा ये वाला, कोई नेट पे देख लेना, ठीक है। डेवलप अ ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स। पांचवा, एड्रेस पॉलिसी एंड रेगुलेटरी चेंजेस रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन एंड क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। पॉलिसी और रेगुलेटरी चेंजेस हैं जो इनके जो है ये पूरी स्कीम को या जो इंटरनेट है उसको एक्सेलरेट या उसके नेटवर्क एक्सपेंड करने के लिए दिया जा रहा है, उसमें जो चेंजेस हैं उनको जो है उनको भी एड्रेस करना है। वापस आते हैं सिलेक्ट फीचर्स में। It aims to provide a minimum bandwidth of 100 Mbps to each of the 2.5 lakh ग्राम पंचायत, यानी कि मिनिमम 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, सॉरी बैंडविड्थ मिलेगी, स्पीड अलग हो गई, हर 2.5 लाख पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। It will facilitate delivery of e-governance, e-health, e-education, e-banking, public internet services, government to consumers, business to business, P2P भूल गया, पता नहीं किसको याद होगा तो, business to consumers, etc. वेदर, एग्रीकल्चर एंड अदर सर्विसेज टू रूरल इंडिया। ये सबको क्लियर ही होगा? Peer to peer. अच्छा, पीयर टू पीयर, हाँ थैंक यू। उसके बाद भारत नेट प्रोजेक्ट इज अ न्यू ब्रांड नेम ऑफ NOFN, जिसको बोला जाता है नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, व्हिच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेजेस। ये पुरानी वाली बातें दी गई है इस समय NOFN की। उससे पहला फेज था envisions to provide 1 lakh ग्राम पंचायत with broadband connectivity by laying underground optic fiber cable lines with deadline of 31 दिसंबर 2017, which was achieved। अच्छी बात, मतलब इनिशियली ये था कि 1 लाख ग्राम पंचायत में जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर केबल को यूज करके, और डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2017 की, जो कि अचीव कर ली गई थी। सेकंड फेज नेक्स्ट पेज करना है, वैसे मेरे पे है पर आप कर दो नेक्स्ट पेज। ब्लू नेक्स्ट पेज। तो हाँ बाहर है। मैंने किया है। अच्छा Flag मैं हो आगे गया पढ़ था। लूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा है अपना, अगर दिक्कत नहीं मैं पढ़ लेता हूँ मैं। एक सेकंड मैं शेयर करता हूँ, शायद मेरे एंड से ठीक हो गया है इंटरनेट।
क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं तो पढ़ लूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। हाँ, आ गया, चलो ठीक है। मैं कर दूं स्क्रीन शेयर? एक सेकंड, अब तैयार है क्या, बताना। ठीक है, बस एकदम हाँ हाँ दिख रहा लग है। रहा है सुन गए, लग रहा है इन लोगों ने सुन लिया हमारा नेट के बारे में। Okay, second phase. To provide connectivity to all 2.5 lakh panchayats using an optimal mix of underground fiber, fiber over pipelines, radio and satellite media completed by मार्च 2019। मतलब दूसरे फेज में ये था कि भैया 2.5 लाख पंचायत में जो है ऑप्टिकल मिक्स, वो सॉरी अंडरग्राउंड जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो बिछानी है, या फिर फाइबर जो पावर लाइंस के ऊपर बिछती है, रेडियो सैटेलाइट मीडिया के थ्रू जो बिछती है, तो भी कंप्लीटेड बाय 2019 मार्च। थर्ड फेज में ये था, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2019 to 2023, during which the state of art future proof network including fiber between district and blocks with ring topology will be created। थर्ड फेज में जो है मतलब जो 2019 से 23 के बीच था, मतलब बेसिकली 3 फेज थे एनएफएन के। अब भारत नेट मेरे हिसाब से जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, ये उसी का मतलब थर्ड फेज का वो है, प्रोजेक्ट है। पहले फेज में आपका सिंपली ये था कि 2.5 लाख पंचायत को जो है, सॉरी, पहले फेज में आपको 1 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ना था 31 दिसंबर 2017 तक, जो जोड़ दिया गया था। दूसरे फेज में आपको जो है 2.5 लाख और पंचायत को जो है अंडरग्राउंड फाइबर हो गया, या पावर लाइन्स के ऊपर हो गया, रेडियो सैटेलाइट मीडियम हो गया, जो जियो के थ्रू हुआ है खासकर, वो 2019 तक अचीव करना था। और तीसरे फेज में आपको 19 से 23 के बीच जो स्टेट ऑफ आर्ट का वो था, फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क, जो मतलब हैकिंग प्रूफ होते हैं, या मतलब जो ये नहीं कि कहीं पे किसी ने कुछ गड्ढा खोद दिया और वो केबल टूट गया, या किसी ने या कुछ वेदर इवेंट की वजह से खराब हो गया, तो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स के बीच में जो है ये सारा एस्टैब्लिश करना था। विद रिंग टोपोलॉजी वुड बी क्रिएटेड। ये रिंग टोपोलॉजी एक बार देख लेना कोई, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस। कोई सीएस का है क्या यहाँ पे? ठीक है। रिंग टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि यूजुअली हम देखते हैं कि ना एक सोर्स होता है और सोर्स से मल्टीपल जो है नोड्स जाते हैं, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक स्पेसिफिक कंप्यूटर से कनेक्टेड कर रखा होता है। तो अगर जो सोर्स कंप्यूटर है वो बंद हो गया तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। बट रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक रिंग होती है और मल्टीपल नोड्स होते हैं, यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं। अगर उस केस में कोई एक भी कंप्यूटर बंद हो गया तो बाकी जो नोड्स है वो चलते रहेंगे। तो ये एक एडवांटेज है कि सिस्टम जो है हमेशा अप एंड रनिंग रहेगा, कभी बंद होगा नहीं। मतलब वही हो गया, गोल सर्किल हो गया, इसमें बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। अच्छा हाँ, लिखा हुआ है। अब उसमें अगर वही है, मतलब वही जो जोक मारते हैं, चलो ठीक है, ओके। इसके अलावा आगे जो है, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय अ स्पेशल पर्पस व्हीकल नेम्ड भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। वही नोट कर लेना, चलो कर दिया। इट इज बीइंग फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये क्या है? ये एक्चुअली एक फंड इन्होंने बना रखा है। तो क्या होता है कि ना मोस्ट ऑफ दीज टेलीकॉम कंपनी इंडिया में जो प्राइवेट कंपनी है, दे आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट उनके कहाँ मिलेगा? जहाँ पे कस्टमर्स होंगे। तो दे आर नॉट इंसेंटिवाइज टू ओपन अप देयर टावर्स इन ऐसे रिमोट एरियाज, लाइक लद्दाख हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो वहाँ पे वो खोलते ही नहीं है। तो ऐसे अनसर्व्ड एरियाज कनेक्ट करने के लिए, उन्हें फाइनेंशियली वायबल बनाए रखने के लिए ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड रखा गया है। तो इससे जितना भी फंड कलेक्ट होता है बाय मींस ऑफ सेस या फिर फीस, तो उसको यूज किया जाता है ताकि ऐसे अंडर सर्व्ड एरियाज हैं वहाँ पे टेलीकॉम टावर्स और ये सब फैसिलिटी दी जाती है। चलो बढ़िया, ओके। आगे मैं पढ़ लूँ या किसी को पढ़ना है? टिक 1, टिक 2। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। स्टोरीज करने का 10:46 हो गई है। स्टोरीज है ना? अक्षय। हाँ ब्रो, Okay. वो तो विजय जी करेंगे ना प्रेजेंट स्टोरीज, तो मैं कर लूँ? आज्ञा मांग रहे हैं। ओके, करना है क्या अभी स्टोरीज? ठीक है, करेंगे। कर ले, आई थिंक ये काफी लंबा हो जाएगा, कल अलग से ये शुरू कर एक्चुअली लेंगे। हाँ लंबा है, इसमें 3 लंबी लंबी स्कीम्स है, काफी लंबी। और एक